बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ। ये फोर्थ क्लास की जो जनरल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 है। बहुत ही खुशी हुई इस टॉपिक को देखकर। बहुत ही जानदार टॉपिक है। आइए हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है और इसकी तफसील जानते हैं। हाँ जी, हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। लफ्ज़ सोलर सोल से निकला है। इंग्लिश में सूरज को सन और साइंसी ज़बान में सूरज को सोल कहते हैं और चांद को लूना कहते हैं। इस हिसाब से सूरज के निज़ाम को सोलर सिस्टम या शमसी निज़ाम कहते हैं। ये है जी हमारा सोलर सिस्टम का कुछ हिस्सा। सारा मैंने शो नहीं किया। ये इब्तदाई जो 4 प्लैनेट्स हैं ना वो नज़र आ रहे हैं, और जो प्लैनेट्स के साथ साथ लाइनें नज़र आ रही हैं ये इनके ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स कहते हैं जो इनके घूमने की जगह होती है। इनके घूमने की जगह नज़र आ रही है, और ये इब्तदाई 4 प्लैनेट्स भी नज़र आ रहे हैं। दरमियान में सूरज नज़र आ रहा है। सूरज हर वक्त हाइड्रोजन जलाता रहता है और इसकी रोशनी सारे इसके सोलर सिस्टम पर जाती है। हीट भी जाती है, रोशनी भी जाती है। बहुत लंबे लंबे शोले उठते हैं सूरज की सतह से। तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबे शोले निकलते हैं, और इस वजह से जनाब इसकी रोशनी भी आती रहती है यहाँ, और हीट भी आती रहती है। तो सोलर सिस्टम का जो पहला प्लैनेट है जो इसके करीब घूमता रहता है वो है मरकरी, और इसके बाद वीनस है, और फिर अर्थ है। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि इसका साइज बिल्कुल अर्थ के करीब ही है। करीब यानी जितनी जितनी ज़मीन है उतना ही तकरीबन वीनस है। और इसके बाद मार्स है। मार्स तो खैर ज़मीन से बहुत छोटा है। तो जो प्लैनेट्स सूरज के करीब हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ रहना बिल्कुल नामुमकिन है, वहाँ हम जाके नहीं रह सकते। लेकिन जो प्लैनेट्स सूरज से दूर हैं यानी अर्थ के आगे आएंगे उन पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, वहाँ भी रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन कोशिश हो रही है कि मार्स पर जाके रहा जाए। आजकल 3 मिशन मार्स पर गए हुए हैं। एक चाइना वालों का मिशन गया हुआ है, ये भी उसकी सतह पर उतरा हुआ है। एक नासा वालों ने भेजा हुआ है, वो भी सतह पर उतरा हुआ है, वहाँ स्टडी कर रहा है। और एक भेजा है मुत्तहदा अरब अमारात ने, वो उतरा नहीं है लेकिन वो इसके गिर्द चक्कर लगा के इसकी स्टडी कर रहा है। तो ये 3 मिशन आजकल हाल ही में गए हैं। इससे पहले भी काफ़ी मिशन गए हुए हैं, 2-3 पहले भी काम कर रहे हैं मार्स पर। सूरज की तरफ भी एक मिशन गया हुआ है। सूरज है ना हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर, तो ये मिशन जो सूरज के करीब पहुंच चुका है तकरीबन, वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और हर चक्कर में सूरज के करीब से करीब तर होता जा रहा है। तकरीबन 14.5 करोड़ किलोमीटर ज़मीन से वो दूर पहुंचेगा, और सूरज से सिर्फ 50 लाख किलोमीटर दूर रह जाएगा। इसकी स्टडी करेगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का पहला हिस्सा है। तो आइए हम इस बारे में इसके बारे में मज़ीद देखते हैं।
अच्छा जनाब, ये जो 4 प्लैनेट्स का मैंने जिक्र किया है, इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये सूरज के बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये चारों के चारों जो हैं ये रॉकी प्लैनेट्स कहलाते हैं। यानी इन पर पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, पानी नहीं है, सब पानी सिर्फ ज़मीन पर है। बाकी 3 जो प्लैनेट्स हैं इन पर पानी नहीं है, लेकिन मैदान है, मट्टी है, पहाड़ हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, इसलिए इनको रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। और इसके आगे वाले जो प्लैनेट्स का मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जिक्र करूंगा उनका, तो वो गैस के बने हुए हैं, वहाँ आप पाँव नहीं रख सकते, लेकिन इन पर आप पाँव रख सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा है इसलिए जा नहीं सकते। ये पहला जो प्लैनेट है ये मरकरी है। ये सूरज से 50 मिलियन दूर है। आपने इसकी दूरी को याद रखना है, 50 मिलियन। बाकी जो है वो इसी 50 मिलियन को हम मल्टीप्लाई करके तो बाकी का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। ये मैंने दिखाया हुआ है कि ये 50 मिलियन है और मरकरी जो है इसका कोई चांद नहीं है। इसके बाद का जो प्लैनेट्स है वो वीनस है और इनका जो रफ मैंने एस्टिमेट बताया ये आपने बच्चों को बताना है। अगर उनको इनका रफ एस्टिमेट जो डिस्टेंस है वो अगर याद हो गए तो वो जो असल फिगर है वो आसानी से वो याद कर लेंगे। पहले उनको आप रफ बताएं कि ये इनका रफ डिस्टेंस कितना है। मरकरी का 50 मिलियन डिस्टेंस है तो वीनस को इस 50 मिलियन को 2 से ज़रब दे दें, ये उसका डिस्टेंस निकल आता है। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, ये इब्तदाई तौर पर आपने बच्चों को याद कराना है। जब ये याद हो जाएगा तो फिर वो असल भी इनका निकाल लेंगे। तो इसका भी कोई चांद नहीं है। अब ज़मीन का जो डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ लिखा है कि वही जो मरकरी वाला डिस्टेंस है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 50 को 3 से ज़रब देंगे तो 150 मिलियन इसका जवाब आएगा। या तो यही एक्यूरेट जवाब होगा आपकी किताब में जो लिखा हुआ है, या इससे मिलता जुलता। 50 मिलियन भी एक्यूरेट है और ये अर्थ का जो है ये भी एक्यूरेट है, लेकिन वीनस और मार्स के जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ हैं। लेकिन आपने फ़िलहाल यही बताना है बच्चों को कि जनाब वो 50 मिलियन है, वो 50 मिलियन को 2 से ज़रब दो तो वीनस का डिस्टेंस निकल आता है, और अगर 3 से ज़रब दो तो ज़मीन का डिस्टेंस निकल आता है, और अगर 4 से ज़रब दें उस 50 मिलियन को तो वो मार्स का डिस्टेंस निकल आता है। लेकिन एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो सकता है। ज़मीन का मैंने यहाँ शो किया है कि 1 चांद है और मार्स के 2 चांद हैं, वीनस का कोई चांद नहीं है, मरकरी का कोई चांद नहीं है। साइंसदान कहते हैं शायद कभी कोई चांद इनका हो, लेकिन चूंकि ये सूरज के करीब हैं इसलिए हो सकता है सूरज ने उसे खींच लिया हो, इसलिए इनका कोई चांद नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो आगे वाले प्लैनेट्स हैं उनके चांद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जनाब सोलर सिस्टम के जो इब्तदाई 4 प्लैनेट्स हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत मैंने वजाहत कर दी है। इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं जी। रॉकी प्लैनेट्स के बाद काफ़ी चौड़ी एक बेल्ट आती है, ये जो आपको नज़र भी आ रही है, इसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। इसमें लाखों करोड़ों अरबों छोटे बड़े पत्थर घूमते फिरते हैं। इन पत्थरों को एस्ट्रॉयड कहते हैं। ये पत्थर बहुत छोटे भी हैं, 1 इंच से भी छोटे, और बहुत बड़े भी हैं, पहाड़ के साइज़ के बराबर, बड़ी बड़ी चट्टानों के बराबर। यही एस्ट्रॉयड्स घूमते फिरते ज़मीन का रुख भी कर लेते हैं। ज़मीन को अगर ख़तरा है तो इन्हीं एस्ट्रॉयड से है, साइंसदान कहते हैं।
और वो तो आपने सुना होगा कि ज़मीन पर एक बार पहाड़ के साइज़ का एक एस्ट्रॉइड आकर गिरा था। इतना ज़ोरदार धमाका हुआ था, आग के शोले भड़क उठे थे और तमाम डायनासोर हलाक हो गए थे, कुछ गर्मी से, कुछ ठंड से। आप सोचेंगे कि वो ठंड से कैसे मरे होंगे, गर्मी से तो मरने वाली बात समझ आती है। ठंड वाली बात फिर आप खुद सर्च करें कि वो आखिर ठंड में कैसे मरे होंगे। एस्ट्रॉयड सिर्फ इसी बेल्ट में नहीं रहते, इनके और भी कई माले वकू हैं। साइंसदानों की एक सोसाइटी भी बनी हुई है जो हर आने वाले एस्ट्रॉयड पर नज़र रखती है। अच्छा, इसी बेल्ट में सीरीज नामी डार्क प्लैनेट भी मौजूद है। ये डार्क प्लैनेट आपको नज़र आ रहा है, सीरीज नाम है इसका। आपकी किताब में जिन 5 डार्क प्लैनेट का जिक्र है, इसमें से जो हमारे करीब है वो यही सीरीज है। इनको डार्क प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि इनका सूरज के गिर्द मुकम्मल ऑर्बिट नहीं होता। इसकी मज़ीद वजाहत मैं प्लूटो का ऑर्बिट दिखाकर अभी करता हूँ। इस बेल्ट के बाद फिर 4 बैरूनी प्लैनेट आते हैं जो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूँ। इस स्लाइड में यही शो किया गया है कि एस्ट्रॉयड क्या होते हैं। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं जो ज़मीन पर भी आते रहते हैं। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से आते हैं ज़्यादातर। इनकी चौड़ाई का भी जिक्र है, जहाँ बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटी होते हैं। अभी पिछले दिनों बेनू नामी एक एस्ट्रॉयड ज़मीन के करीब से गुजरा है। साइंसदानों ने इसका नाम बेनू रखा है, बेनू। मगर यहाँ बन्नू के लोग बहुत खुश हो रहे थे कि जनाब हमारे शहर के नाम वाला एक एस्ट्रॉयड ज़मीन की तरफ आ रहा है, जबकि इसका नाम बन्नू नहीं बल्कि बेनू था। इसके स्पेलिंग आप देख रहे हैं। साइंसदानों ने इसकी तरफ भी एक मिशन भेजा जिसने इंतहाई एक अजीब व गरीब टेक्निकल तरीके से जाके वहाँ से इसकी कुछ मट्टी उठाई, कुछ रेत के ज़र्रे। अब वो ज़र्रे और वो मट्टी के सैंपल्स जो हैं वो खलाई मिशन ज़मीन की तरफ ला रहा है। तकरीबन इनका वज़न आधा किलो है। ये तकरीब 2 साल बाद यहाँ पहुँचेंगे तो फिर उनका तज्ज़िया किया जाएगा कि जनाब ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ आपको 4 आउटर प्लैनेट्स और एक डार्क प्लैनेट नज़र आ रहा है। इन 4 प्लैनेट्स में से पहला जुपिटर है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, और वीनस के बाद आसमान पर यही सबसे ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आता है और अपने गिर्द भी बहुत तेज़ी से घूमता है। इसके 4 चांद तो बहुत ही मशहूर हैं, जिन्हें आप बिनॉकुलर या छोटी दूरबीन से भी देख सकते हैं। ये सबसे पहले एक साइंसदान था गैलीलियो, उसने देखे थे। वैसे इसके कुल 79 चांद हैं। ये खुद गैस का बना हुआ है, मगर इसके चांद जो हैं उन पर बर्फानी समंदर मौजूद हैं।
इसके बाद आपको सैटर्न प्लैनेट नज़र आ रहा है। इसके सबसे ज़्यादा चांद हैं, यानी 82। इसके गिर्द बहुत ही खूबसूरत रिंग्स घूमते रहते हैं, जो कि असल में मिट्टी और बर्फ़ के टुकड़े हैं, जो बहुत तेज़ी से इसके गिर्द घूमते हैं और दूर से इंतहाई खूबसूरत नज़र आते हैं। इसी रिंग्स की वजह से इस प्लैनेट को सोलर सिस्टम की दुल्हन भी कहा जाता है। इसके बाद यूरेनस का नंबर आता है। इसके 27 चांद हैं, ये भी गैस का बना हुआ है। इसके 27 चांदों के नाम बहुत ही मज़े के हैं। शेक्सपियर के ड्रामे अगर आपने पढ़े हों तो उन ड्रामों के किरदारों के नाम पर इसके चांद के नाम रखे गए हैं। जो लोग एमए इंग्लिश हैं या इंग्लिश लिटरेचर जानते हैं तो उन्हें ये नाम सुनकर बहुत ही खुशी होगी। किसी का नाम ओबरॉन है, किसी का नाम टाइटानिया है, किसी का नाम मिरांडा है, और ऐसे ही 27 के 27 चांदों के नाम जो हैं वो शेक्सपियर के ड्रामों के किरदारों के नाम हैं। इसके बाद आपको नेपच्यून नज़र आ रहा है। इसके 14 चांद हैं। अच्छा, अब इनके फासलों की बात करें तो इनका फासला, पहले आपको वही मरकरी वाला फासला याद करना पड़ेगा कि 50 मिलियन था उसका फासला, और अब उसी 50 को आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले प्लैनेट को 15 के साथ, दूसरे प्लैनेट को 30 के साथ, तीसरे को 60 के साथ और चौथे को 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रफ इनका जो फासला है वो आ जाएगा। पहले रफ फासला याद करें और बच्चों को भी याद कराएं। इसके बाद जो असल फासला है ना वो आपको याद करने में ज़रा आसानी होगी। अब आते हैं प्लूटो की तरफ। ये प्लूटो जो है, ये मेन जो 8 प्लैनेट्स हैं वो तो आपने देख लिए, सुन लिए। ये प्लूटो जो है, ये वैसे मैंने शो किया है कि ये डार्क प्लैनेट है, और पहले ये कभी हमारा नवा प्लैनेट हुआ करता था। अब इसको डार्क क्यों बनाया गया है इसे हम देखते हैं। इसका ऑर्बिट देखें आप गौर से। ये मैंने निशान लगाए हैं, ये तीर के निशान लगे हुए हैं। ये देखें, जब घूमता घूमता यहाँ आता है तो ये फिर नेपच्यून के ऑर्बिट के अंदर घुस जाता है। अगर कोई प्लैनेट किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में घुस जाए तो उसको फिर आम या मुकम्मल प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जाता। इसलिए इसको डार्क प्लैनेट का दर्जा दिया गया है कि जो अपना पूरा मुकम्मल सूरज के गिर्द ऑर्बिट नहीं रखता, जो भी प्लैनेट हो उसे डार्क कहा जाता है। तो एक का जिक्र सीरीज़ का पहले मैंने किया है, तो अब ये प्लूटो का भी जिक्र यहाँ हो गया। आपकी किताब में 5 डार्क प्लैनेट का जिक्र है, तो आइए हम देखते हैं कि बाकी 3 डार्क प्लैनेट कहाँ हैं और कौन से हैं। जी जनाब, तो बाकी के जो डार्क प्लैनेट हैं वो यहाँ मैंने शो किए हैं। एक है हाउमिया, दूसरा है माके माके, और आखिरी है एरिस। अच्छा, इससे पहले जो मैंने प्लूटो का जिक्र किया था और उसका एक चांद है चैरन, वहाँ मैंने उसका नाम भी लिखा था चैरन। तो आप यूट्यूब खोलें और वहाँ लिखें कि प्लूटो एंड चैरन डांस। ये देखें ये कैसे इनका आपस में प्यार है, मोहब्बत है प्लूटो का अपने चांद के साथ। हमारे चांद का भी हमारे साथ प्यार मोहब्बत है, यानी चांद ने आज तक कभी अपनी पुश्त ज़मीन की तरफ नहीं की। हमेशा उसका चेहरा हमारी तरफ रहता है, यानी एक साइड ही हमारी तरफ रहती है।
लेकिन ये जो प्लूटो और चैरन है, ये तो आपस में ऐसे एक दूसरे के गिर्द घूमते रहते हैं कि पता नहीं चलता बाज़ औक़ात के इनमें से प्लैनेट कौन सा है और प्लैनेट का चांद कौन सा है। यानी जैसे छोटे बच्चे लुड्डी नहीं खेलते, वैसे ही लुड्डी खेल रहे हैं। ज़रा आप यूट्यूब खोलें, वहाँ लिखें प्लूटो चैरन डांस और इनका डांस देखें। और इसी तरह आप हाउमिया को देखें, ये बिल्कुल आलू की शेप का प्लैनेट है, डार्क प्लैनेट है। इनका भी वही मसला है कि पूरा इनका ऑर्बिट नहीं है, ये घूमते घूमते किसी और के ऑर्बिट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डार्क प्लैनेट कहा जाता है। इसी तरह माके माके है, एरिस है। हाउमिया के बारे में आप लिखें, यूट्यूब पर लिखें कि जनाब पोटैटो शेप्ड प्लैनेट, वो फिर यही हाउमिया ही निकल आएगा। तो इसके देखें कि इसे चैन नहीं है, ये बहुत तेज़ी से अपने गिर्द घूमता रहता है, बेचैन रूह है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरकत में रहता है हर वक्त। इस वजह से ये इसकी शक्ल जो है ना वो आलू की तरह हो गई है, बिल्कुल गोल नहीं है। अच्छा, ये जो प्लैनेट्स हैं ये जिस बेल्ट में रहते हैं, अब इसी बेल्ट का मैं जिक्र करता हूँ आगे। एक बेल्ट का जिक्र तो हो गया ना कि एस्ट्रॉयड बेल्ट थी। दो और मशहूर बेल्ट्स हैं जिनमें जो कॉमेट्स हैं वो ज़मीन पर चक्कर लगा के चले जाते हैं, वो भी वहाँ रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो मशहूर दो और कौन सी बेल्ट्स हैं। अच्छा जी, ये एक बेल्ट का तो पहले जिक्र हो चुका है, अब दूसरी बेल्ट का मैं जिक्र करता हूँ। ये जो डार्क प्लैनेट्स हैं ये भी इसी बेल्ट में रहते हैं। प्लूटो भी इसी बेल्ट में रहता है, इसे कहते हैं काइपर बेल्ट। ये जो कॉमेट्स आते हैं जिन्हें हम दुमदार तारे कहते हैं, ये अक्सर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा के चले जाते हैं। ये कॉमेट्स भी यहीं से आते हैं। यानी जो कॉमेट्स 100 साल बाद आ जाएं, 50 साल बाद आ जाएं, 150 साल 200 साल तक जो कॉमेट्स ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं वो इसी बेल्ट से आते हैं। और जो कॉमेट्स ज़्यादा अरसे बाद यहाँ आए, यानी 200 साल से ज़्यादा अरसे के बाद यहाँ चक्कर लगाएं, तो वो इससे एक और आगे बेल्ट है, उसका मैं अभी जिक्र करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो वो कॉमेट्स वहाँ से आते हैं। तो ये देख लें कि जनाब हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कितना बड़ा है। सोलर सिस्टम के जो कुछ प्लैनेट्स हैं वो इस काइपर बेल्ट में हैं, और फिर इससे आगे एक और बेल्ट भी है। वो कितनी दूर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। काइपर बेल्ट के बाद फिर आता है जनाब ओल्ट क्लाउड का इलाका। ये बहुत लंबी चौड़ी बेल्ट है, बहुत बड़ी बेल्ट है। जो 200 साल से ज़्यादा अरसे बाद कॉमेट्स आते हैं वो इसी बेल्ट से आते हैं। ये बेल्ट कितनी बड़ी है ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में दिखाता हूँ। अब हम देखते हैं जी कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वॉयेजर 1 ये 1977 में यहाँ से छोड़ा गया था, जो अभी तक खलाओं में जा रहा है।
इसकी स्पीड है जी 10 लाख किलोमीटर यौमिया। ये 10 लाख किलोमीटर की स्पीड से सफ़र कर रहा है। ये यहाँ से 1977 में गया था, तो 44 साल बाद ये ओट क्लाउड के किनारे पर पहुंचा है, और इसके किनारे किनारे को क्रॉस करने में इसे 300 साल लगेंगे, सिर्फ किनारा क्रॉस करेगा। और फिर ये इस ओल्ड क्लाउड नामी मैदान में चला जाएगा, और इस मैदान को क्रॉस करने में उसे लगेंगे 30,000 साल। हमसे तो खैर इसका राब्ता उस वक्त नहीं होगा, कहते हैं कि 2025 के बाद इनका राब्ता यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अभी तक इनके मैसेज आ रहे हैं, वायेजर 1 और वायेजर 2 दो खलाई मिशन जा रहे हैं। ये हमारा जो करीब तरीन सोलर सिस्टम है, अल्फा सेंटोरी नाम है उसका, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस स्पीड से हमारे करीबी हमसाये तक पहुंचने में इन्हें लगेंगे 75,000 ईयर्स, यानी 75,000 साल बाद ये वहाँ पहुँचेंगे। और उसमें से 300 साल तो एक किनारा क्रॉस करने में, और 30,000 साल ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी मैदान ओट क्लाउड क्रॉस करेंगे। फिर ये यहाँ से सोलर सिस्टम से निकल जाएंगे, तो खलाओं में सफ़र करेंगे, फिर जाकर पहुँचेंगे अल्फा सेंटोरी सोलर सिस्टम पर। अब हम देखते हैं कि ये कॉमेट्स कहाँ से आते हैं। कॉमेट्स, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ओट क्लाउड या काइपर बेल्ट से आते हैं। जो लंबे अरसे वाले हैं वो ओट क्लाउड से आते हैं, और जो 200 साल से कम अरसे के चक्कर वाले हैं वो काइपर बेल्ट से आते हैं। ये बर्फ़, मिट्टी और गैस के बने हुए होते हैं। मशहूर दुमदार तारा आपने सुना होगा, वो हेलेस कॉमेट है, यानी हेले का दुमदार तारा। हेले उस साइंसदान का नाम है जिसने इसको पहली बार दरियाफ्त किया था। ये हर 76 साल बाद ज़मीन के करीब से गुज़रता है। गुज़श्ता चक्कर इसका 1986 में था। अखबारात में भी आया था कि हेले का दुमदार तारा ज़मीन के करीब से गुज़र रहा है, और अब ये 76 साल बाद आएगा। 76 साल हम 1986 से गिनेंगे। अगर आज कल से गिने तो तकरीबन 40 साल बाद इसका चक्कर लगेगा ज़मीन के करीब से। ये बहुत मशहूर कॉमेट है। ये देखें जी, ओट क्लाउड बेल्ट जो है ये कितनी दूर है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 2014 में एक कॉमेट आया था वहाँ से, जो मार्स का चक्कर लगा के वापस चला गया है, और अब वही कॉमेट दोबारा 7,40,000 साल बाद वापस आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बेल्ट ओट क्लाउड नामी यहाँ से कितनी दूर है। हमारी किताब में लिखा है कि सूरज जो है ये एक मीडियम साइज्ड स्टार है। मीडियम साइज स्टार से क्या मुराद है? असल में रात को हम आसमान पर जितने भी तारे देखते हैं ये सब के सब सूरज हैं, अपने अपने इलाकों के सूरज हैं। इनके इर्द गिर्द इनके प्लैनेट्स घूमते हैं। जैसे हमारे सूरज के गिर्द ज़मीन, मार्स, जुपिटर वगैरह घूमते हैं, इस तरह रात को जितने भी आसमान पर तारे नज़र आते हैं, तकरीबन 5,000 तारे हम देखते हैं गर्मियों में, और 5,000 तारे हम देखते हैं सर्दियों की रातों में। वैसे तो हमारी गैलेक्सी में करोड़ों अरबों सूरज हैं, लेकिन हमें सिर्फ 10,000 ही नज़र आते हैं। तो अगर हम दूर जाकर अपने सूरज को देखें तो ये भी हमें एक तारा ही नज़र आएगा। तो ये
ना तो बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा है, यह दरमियाने दर्जे का एक स्टार है, इसलिए सूरज को मीडियम साइज्ड स्टार कहते हैं। ये जो फासले पहले मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं के बारे में ये स्लाइड है कि आपने मरकरी का फासला याद कराने के बाद फिर वीनस का और अर्थ का, मार्स का और बाकी चारों प्लैनेट्स का फासला कैसे बताना है, ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ और इस बारे में ये स्लाइड आपको नज़र आ रही है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, ये मैंने एक चार्ट बना के वहाँ शो किया हुआ है कि जितने भी हमें तारे नज़र आते हैं, सूरज है, चांद है, मार्स है, जुपिटर है, उनके चांद हैं, यानी आसमान पर जितनी भी ये ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, घूमती रहती हैं, ये सब की सब सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। यहाँ मैंने डार्क प्लैनेट की लिस्ट दिखाई है। सीरीज़ है, प्लूटो है, हाउमिया है, माके माके है और एरिस, आखिरी जो डार्क प्लैनेट है वो एरिस है। वैसे हाल ही में चंद दिन हुए हैं, नासा वालों ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक और डार्क प्लैनेट भी दरियाफ्त कर लिया है। अभी उसका नाम नहीं रखा, उसको अभी प्लैनेट एक्स कहा जा रहा है। उस पर स्टडी जारी है, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका नाम भी रखा जाएगा और उसका ऑर्बिट भी दरियाफ्त कर रहे हैं। ये अभी कुछ दिन पहले ही आया है नासा वालों की साइट पर। ये कुछ चार्ट्स मैंने शो किए हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में एक चार्ट है और एक सोलर सिस्टम के बारे में है कि सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। वायेजर 1 का जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि वो सफ़र करता हुआ जा रहा है और कितने हज़ार साल बाद वो ओट क्लाउड को जाके क्रॉस करेगा। ये दो चार्ट और भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो चार्ट्स और हैं। एक है डार्क प्लैनेट्स के बारे में कि सीरीज़, प्लूटो, हाउमिया, माके माके और एरिस, और दूसरा है सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं, कि ये सोल से निकला है लफ्ज़। साइंसी ज़बान में सूरज को सोल कहते हैं और चाँद को लूना कहते हैं, और इस हिसाब से सूरज के निज़ाम को सोलर सिस्टम कहते हैं। ये चार्ट्स अगर आप बनाकर बच्चों को दिखा दें या क्लास में लगा दें तो बच्चों को सोलर सिस्टम समझने में ज़रा आसानी होगी। आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। मैं हूं आपका न्याज़मंद हाफिज़ बशीर अहमद मलगानी, साबका सीनियर SS कायद अकेडमी, बोसन रोड, मुल्तान, और रिटायर प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, एलमपुर, मुल्तान। अल्लाह हाफिज़।